हेलो ऑल ऑफ यू, मैं अक्षय अग्रवाल। फिर से स्वागत है हमारे चैनल अग्रवाल कॉमर्स अरीना बाय अक्षय अग्रवाल पर। हम लोग अपने मिशन टीजीटी, पीजीटी, एलटी, उत्तर प्रदेश और सारे स्टेट से जुड़े हुए जितने भी टीचिंग पोस्ट के एग्जाम्स हैं उनके सिलेबस को कवर करते हुए बहुत सारे टेस्ट पेपर सॉल्व कर रहे थे, जिसमें पहले टेस्ट पेपर्स में मैंने आपको 71 क्वेश्चन तक कराया था पिछले क्लासेस में। अब हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस फॉर डेविएशन। जो डेविएशन होता है वो नापा जाता है कंट्रोलिंग में। हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस और स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस को कंपेयर करके पता किया जाता है कि कितना डेविएशन आया स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से। लेकिन यहां पूछा है कि ये डेविएशन निकालने के स्टैंडर्ड बनाए कब जाते हैं। इसका उत्तर है प्लानिंग। जिस समय हम प्लानिंग करते हैं, कंट्रोलिंग के स्टैंडर्ड्स को हम उसी समय बना लेते हैं। डेविएशन भले हमारा निकाला जाता हो कंट्रोलिंग फंक्शन में, लेकिन स्टैंडर्ड्स प्लानिंग के दौरान ही बना लिए जाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि कंट्रोलिंग की शुरुआत प्लानिंग से ही हो जाती है, भले कंट्रोलिंग मैनेजमेंट का लास्ट फंक्शन हो। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए, ये एक हमारा अकाउंट्स फॉर नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का क्वेश्चन है। पहले कुछ चीजें यहां दी हुई है। देखिए, हम 2022 का अकाउंट्स बना रहे हैं। 21 यानी पिछले साल के लास्ट में 25,000 सब्सक्रिप्शन मिलना बाकी था। करंट ईयर के लास्ट में 28,500 मिलना बाकी है। और करंट ईयर में हमने 2,500 रुपए एडवांस चंदा सब्सक्रिप्शन भी प्राप्त किया है। और हमारी जो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के मुताबिक इस साल की कमाई है सब्सक्रिप्शन से, वो 1,36,000 है। हमें यह बताना है कि रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के मुताबिक हमें कितना सब्सक्रिप्शन प्राप्त हुआ है। देखिए, इसके लिए हमें सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना है। जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है वो हमारे लिए रिसीवेबल है, यानी एसेट है। एसेट का ओपनिंग बैलेंस हमेशा डेबिट साइड में लिखते हैं और क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में लिखते हैं। देखिए, ये ओपनिंग बैलेंस है 25,000 रुपया और ये क्लोजिंग बैलेंस है 28,500, इसको इधर लिखते हैं। जो एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड है वो हमारे लिए लायबिलिटी होती है। लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस हमेशा क्रेडिट की तरफ लिखते हैं। ओपनिंग बैलेंस है नहीं, शुरुआत में कोई भी एडवांस रिसीव नहीं है, और उसका क्लोजिंग बैलेंस डेबिट की तरफ लिखते हैं। जितनी इंफॉर्मेशन दी थी वो हमने फिल कर ली, और जो 1,36,000 रुपया हमारी इनकम है वो भी लिखा हुआ है क्वेश्चन में, टू सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एज पर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो आप ये यहां पर ब्लैंक है, इधर का टोटल 163,500 है, तो इधर का भी टोटल यही होना चाहिए। उसमें से आप इसको माइनस करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 1,35,000। हमें 1,35,000 रुपया चंदा सब्सक्रिप्शन प्राप्त हुआ है। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के मुताबिक हमारी कमाई 1,36,000 है, लेकिन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में सिर्फ 1,35,000 रुपए हमें सब्सक्रिप्शन के प्राप्त हुए हैं। यही आपको निकालना था। इसका उत्तर होगा बी, 1,35,000। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। इसमें से कौन पार्टनरशिप का एक फीचर है? कौन सा फीचर है? लिमिटेड लायबिलिटी नहीं होती, इसमें अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं होते, रेस्ट्रिक्शन है। आर्टिफिशियल पर्सन नहीं होता। ये तीनों कंपनी के फीचर्स हैं या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के फीचर्स हैं। लेकिन यहां लिमिटेड लायबिलिटी के बारे में पूछा नहीं है। जनरल पार्टनरशिप, नॉन कॉर्पोरेट बॉडी। कॉर्पोरेट बॉडी कंपनीज होती हैं, पार्टनरशिप फर्म नॉन कॉर्पोरेट बॉडी होती है, गैर निगमित संस्था होती है। तो इसका आंसर होगा ए। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कंपनी से किस रूप से जुड़े होते हैं? ऑब्वियसली वो किसी भी प्रकार के शेयर होल्डर हो, वो कंपनी के मालिक ही होते हैं।
क्रेडिटर्स नहीं हो सकते, जो कंपनी के डिवेंचर होल्डर्स होते हैं वो क्रेडिटर्स होते हैं, बोरोवर्स होते नहीं है, वो ओनर्स ही होते। कोई भी शेयर होल्डर, किसी भी तरीके का शेयर होल्डर, उसकी कैटेगरी अलग अलग हो सकती है, बट वो ओनर की ही कैटेगरी में आता है। दे आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी डिविडेंड ही मिलता है, फिक्स रेट से मिलता है, इक्विटी को भी डिविडेंड ही मिलता है। जिसको भी डिविडेंड मिलता है वो कंपनी के ओनर्स में आते हैं। इसके बाद है, एक जूते बनाने वाली कंपनी बाजार में जूते का आकार तय करने के लिए केंद्रीय प्रवृत्ति का सबसे अच्छा मानक जानना चाहती है। शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, तो वो मीन, मीडियम, मोड क्या इस्तेमाल करेगी? देखिए, मोड का मतलब होता है जिसकी संख्या सबसे ज्यादा बार आए। जितने भी जूते कपड़े बनाने वाली कंपनियां हैं वो हमारे कंट्री में, दुनिया में मौजूद लोगों की जूते की, कपड़े की साइज का मोड निकालती है कि सबसे अधिक किस साइज के लोग हैं, जिनका साइज सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है। तो वो कपड़े जूते का जो भी नंबर आता है जो हम लोग मार्केट से खरीदते हैं, वो कंपनियां मीन, मीडियन या किसी और सेंट्रल टेंडेंसी के आधार पे नहीं, मोड के आधार पर डिसाइड करती हैं। इसका उत्तर होगा बहुलक। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए, ओपन एंडेड सीरीज। ओपन एंडेड सीरीज क्या होती है? जैसे लेस देन 10, तो 10 के नीचे ये पूरी ओपन है, कहीं तक जा सकती है। मोर देन 100, तो इसकी कोई लिमिट नहीं है, इसको ओपन एंडेड सीरीज बोलते हैं। ओपन एंडेड सीरीज के लिए क्वार्टाइल डेविएशन जो है, चतुर्थ विचलन, ये सबसे अच्छा मीजर ऑफ डिस्पर्सन माना जाता है। आमतौर पर स्टैंडर्ड डेविएशन दुनिया में सबसे ज्यादा कॉमनली यूज किया जाने वाला मीजर ऑफ डिस्पर्सन है, लेकिन ओपन एंडेड सीरीज में स्टैंडर्ड डेविएशन रेंज कैलकुलेट करने में बहुत मुश्किल होती है। तो क्वार्टाइल डेविएशन इसका उत्तर है। ओपन एंडेड सीरीज में क्वार्टाइल डेविएशन बेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्सन है। एलोकेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स ओवर यूजफुल लाइफ, ये किसकी डेफिनेशन है? ये है डेप्रीसिएशन की। डेप्रीसिएशन ऐसे तो एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। जैसे हमने 1 लाख की मशीन खरीदी, मान लेते हैं 10-10 हजार रुपया हम हर साल अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एज अ डेप्रीसिएशन ट्रांसफर कर रहे हैं, बची हुई वैल्यू को हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं। इसका मतलब उस कॉस्ट प्राइस को हम धीरे 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 अपने एक्सपेंसेस में बांट रहे हैं, एलोकेट कर रहे हैं। तो डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन यही होती है, वैल्यू ऑफ द फिक्स एसेट्स एलोकेटेड ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। इसका उत्तर है डेप्रिसिएशन। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। विदेशी मुद्रा का संरक्षक भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, आरबीआई, जो 1935 में बना है आरबीआई एक्ट के थ्रू। इसके बारे में हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे बैंकिंग वाले चैप्टर में। इनके फंक्शंस क्या हैं, इनका नेशनलाइजेशन कब हुआ, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे इसमें। आरबीआई इज अ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, क्योंकि इसको भी एक स्पेशल एक्ट से बनाया गया है। वही फॉरेन एक्सचेंज का संरक्षक, कस्टोडियन है भारत में। फिर है, आपको इसमें से करेक्ट इक्वेशन पता करना है, कॉस्ट अकाउंटिंग का क्वेश्चन है। देखिए, यहां लिखा है वर्क्स कॉस्ट इज इक्वल्स टू प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री कॉस्ट। देखिए, फैक्ट्री कॉस्ट और वर्क्स कॉस्ट एक ही चीज होती है। फैक्ट्री कॉस्ट को ही वर्क्स कॉस्ट भी बोलते हैं, तो ये गलत है। फैक्ट्री कॉस्ट इज इक्वल्स टू प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड, ये बिल्कुल सही इक्वेशन है। प्राइम कॉस्ट का फॉर्मूला अलग होता है। प्राइम कॉस्ट होता है डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तीनों को जोड़ के आता है प्राइम कॉस्ट। फिर जब इसमें आप फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ देते हैं तो ये आ जाती है फैक्ट्री कॉस्ट। और आप ये ध्यान रखिएगा, फैक्ट्री कॉस्ट को ही
वर्क्स कॉस्ट भी बोलते हैं और फैक्ट्री ओवरहेड को वर्क्स ओवरहेड भी बोलते हैं। ये तीनों जोड़ के प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ने पर फैक्ट्री कॉस्ट आती है, जिसको वर्क्स कॉस्ट भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम लोग। कंटीजेंट लाइबिलिटी को हम अकाउंट्स में किस कारण से शो करते हैं? देखिए, कंटीजेंट लाइबिलिटी वो होती है जो अभी तो मेरी लाइबिलिटी नहीं है, लेकिन फ्यूचर में लाइबिलिटी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। जैसे हमने बिल्स रिसीवेबल को बैंक से डिस्काउंट करा रखा है, अगर उसका पेमेंट समय पर मिल गया तब तो वो लाइबिलिटी नहीं होगी, लेकिन अगर वो डिसऑनर हो गया तो हमारी लाइबिलिटी क्रिएट हो जाएगी, हमें वो पैसा बैंक को देना पड़ेगा। ये कंटिंजेंट लायबिलिटी बैलेंस शीट में क्यों शो करते हैं? बिकॉज ऑफ फुल डिस्क्लोजर, कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, पूर्ण प्रकटीकरण सिद्धांत के कारण, अकाउंट्स के इस कन्वेंशन के कारण हम लोग कंटिंजेंट लायबिलिटी को भी बैलेंस शीट में शो करते हैं। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। कंट्रीब्यूशन क्या होता है? कौन सा फॉर्मूला सही है कंट्रीब्यूशन का? देखिए, कंट्रीब्यूशन होता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन का पहला वाला फॉर्मूला सही है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंधन का प्राथमिक कार्य ऑब्वियसली आप सबको याद होगा, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। पहला प्राथमिक फंक्शन हमेशा प्लानिंग ही होता है, योजना बनाना, यही प्राथमिक फंक्शन है। डिसीजन मेकिंग प्लानिंग का ही एक पार्ट है, वो अलग से फंक्शन नहीं है, वो एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है। अब देखिए, अगर पार्टनर्स के बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं है तो उनको उनके द्वारा फर्म को दिए गए लोन पर कितना इंटरेस्ट मिलेगा? एडवांस और लोन एक ही चीज होती है, ये आपने पढ़ा होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, 6% पर एनम। अगर कोई आपस में एग्रीमेंट नहीं है तो पार्टनर ने अपनी फर्म को कोई लोन दिया है, एडवांस दिया है, तो फर्म द्वारा उसको 6% का भुगतान होगा। पार्टनर्स एग्रीमेंट करके 6% को घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, जीरो कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन, अगर फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है या एडवांस दिया है और कोई एग्रीमेंट नहीं है तो फर्म पार्टनर से कितना परसेंट ब्याज वसूलेगी? इसका उत्तर 6% नहीं है। पार्टनरशिप में ये लिखा हुआ है कि अगर फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है और कोई एग्रीमेंट नहीं है तो फर्म पार्टनर से कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेगी, लेकिन अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है और कोई एग्रीमेंट नहीं है तो 6% का पेमेंट किया जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम बहुत फेमस सिस्टम है पेमेंट ऑफ वेजेस का, F.W. टेलर ने, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट में दिया था। डिफरेंशियल पीस वेज का सिस्टम है, मान लेते हैं कि एक दिन में एक लेबर को 50 यूनिट बनाने के लिए कहा गया है। अगर उसने 50 बना लिया या उससे ज्यादा बना लिया तो उसको 25 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से पेमेंट किया जाएगा, मान लेते हैं। लेकिन अगर वो 50 से कम रह गया, 48 बनाया, 46 बनाया, तो उसको मान लेते हैं 22 रुपए प्रति पीस के हिसाब से पेमेंट किया जाएगा। ये एक उदाहरण है डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम का, जो F.W. टेलर ने बनाया था। अकाउंटिंग इक्वेशन एसेट्स लायबिलिटीज, एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, इसको कौन दर्शाता है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बैलेंस शीट। हमारी बैलेंस शीट जो है एक तरफ लायबिलिटीज और कैपिटल दिखाती है और दूसरी तरफ वो एसेट्स को शो करती है। एक तरफ लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, तो एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ये बैलेंस शीट दिखाता है। आगे बढ़ते हैं जल्दी से। कैश फ्लो स्टेटमेंट में आप रेंट रिसीव्ड कहां दिखाएंगे? देखिए, आमतौर पर रेंट लेना देना, रेंट लेना देना तो हमारा मेन ऑपरेटिंग का काम है, रेंट आप बिजनेस कर रहे हैं तो रेंट देते हो, लेकिन रेंट रिसीव करना हमारी नॉर्मल ऑपरेशंस की इनकम नहीं है। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में तो आ ही नहीं सकता, इसमें शेयर्स, डिवेंचर्स, लोन, ये सब आता है। लोन लेना, लोन देना, शेयर्स इशू करना, रिडीम करना, डिवेंचर इशू करना, रिडीम करना,
ऑपरेटिंग एक्टिविटी रेंट लेना नहीं है, रेंट रिसीव करना एक प्रकार की इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। रेंट रिसीव करना और इंटरेस्ट रिसीव करना, ये सारी हमारी जो है वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आता है। निवेश गतिविधियों से रेंट आता है, तो इसका आंसर होगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। देखिए लिखा है हायर द रेशियो मोर फेवरेबल, ये किस पर लागू नहीं होता? आमतौर पे करेंट रेशियो, क्विक रेशियो थोड़ा हाई होता है तो हम उसको अच्छा मानते हैं। तो यहां पर पूछा है कि कौन ज्यादा होने पर अच्छा नहीं है। नेट प्रॉफिट रेशियो तो जितना ज्यादा है उतना अच्छा है। इन्वेंट्री टर्नओवर जितना ज्यादा है मतलब उतनी जल्दी जल्दी इन्वेंट्री हमारी सेल हो रही है। ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो भी ज्यादा है तो अच्छा है, मतलब हम अपने डेटर से बहुत जल्दी जल्दी पैसे वसूल रहे हैं। लेकिन ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो ज्यादा होना हमारे लिए अच्छा नहीं है। इसका मतलब है कि हमें क्रेडिटर्स का पेमेंट जल्दी जल्दी करना पड़ रहा है, जो हमारे लिए अच्छी बात नहीं हो सकती। तो ये ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो जो है आपका बी वाला जो उत्तर है ये सही है। अब ट्रेड पेबल्स में क्या आता है? आपके क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल दोनों मिलाकर के ट्रेड पेबल्स बोला जाता है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इसमें से कौन सुपरवाइजरी लेवल मैनेजमेंट से संबंधित है? पर्यवेक्षी स्तर से। देखिए मैनेजिंग डायरेक्टर तो हो नहीं सकता, प्रोडक्शन मैनेजर हो नहीं सकता, अकाउंट्स ऑफिसर को सुपरवाइजरी लेवल से कोई मतलब नहीं है। सुपरवाइजरी लेवल को ऑपरेशनल लेवल भी बोलते हैं, शॉप फ्लोर लेवल भी बोलते हैं, लोअर लेवल मैनेजमेंट भी बोलते हैं। वो होता है फोरमैन, जो कि डायरेक्ट सुपरवाइजरी लेवल पर होता है। इसका उत्तर है बी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितनी आवश्यकता है? तो इसका उत्तर है 2। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स भी 2 होने चाहिए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए। मैक्सिमम की लिमिट, मैक्सिमम ये मेंबर्स की बात हो रही है, मिनिमम 2 होने चाहिए, मैक्सिमम 200 तक हो सकते हैं। पब्लिक लिमिटेड कंपनी में मिनिमम 7 है, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। 1 पर्सन कंपनी भी अब इंडिया में अलाउड है, तो 1 पर्सन से भी कंपनी बनाई जा सकती है। लेकिन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स 2 होते हैं और मैक्सिमम आप अपने आर्टिकल्स के हिसाब से फिक्स कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट कौन है? मुख्य पुस्तक हमेशा लेजर होती है। जर्नल बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री होती है, सब्सिडरी बुक होती है। सबसे पहले जर्नल्स में ही रिकॉर्ड करते हैं। 8 जर्नल्स के नाम हमने पढ़े हैं, लेकिन जब उसमें से लेजर में पोस्टिंग हो जाती है तो हमारी सबसे मुख्य पुस्तक जो है वो लेजर होती है, क्योंकि आगे के सारे काम लेजर के ही थ्रू होते हैं। लेजर को बुक ऑफ फाइनल एंट्री भी बोलते हैं। तो इसकी सही उत्तर है खाता बही। लेजर हमारा प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट है, जर्नल नहीं है। अच्छा एक चीज यहां पर, ये जो कैश बुक है, कैश बुक जर्नल और लेजर दोनों का काम करती है। ये आपको ध्यान रखना है कि ये जर्नल और लेजर दोनों का काम करती है, क्योंकि जब हम कैश बुक बनाते हैं तो हमें अलग से कैश और बैंक का अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बिजनेस प्लान्स एक्सप्रेस न्यूमेरिकली। देखिए प्लान कई तरीके के प्लान होते हैं। पॉलिसी भी प्लान है, प्रोग्राम्स भी प्लान है, स्ट्रेटजी भी प्लान है, बजट भी प्लान है, रूल भी प्लान है। लेकिन जो हमेशा न्यूमेरिकली होते हैं वो होता है बजट। देखिए बजट हमेशा नंबर्स के टर्म में, भारत सरकार, केंद्र सरकार भी अगर बजट बनाती है तो सारे डेटा न्यूमेरिकली एक्सप्रेस किए जाते हैं। बजट फ्यूचर के लिए बनाया जाता है और बजट में डेटास न्यूमेरिकल टर्म में होते हैं। बजट प्लानिंग का भी हिस्सा होता है, कंट्रोलिंग के भी काम में आता है, ये देखने के लिए कि जो आपने प्लानिंग किया था हमारे असली आंकड़े उसके मुताबिक गए हैं या नहीं गए हैं। तो यह है बजट। बजट सिंगल यूज प्लान होता है। पॉलिसी जो होता है और जो प्रोसीजर होता है और जो रूल्स होते हैं ये स्टैंडिंग प्लान होते हैं, ये चलते रहते हैं, ये एक बार नहीं बार बार काम आते हैं। जैसे उधार न बेचना, ये एक पॉलिसी है।
कंपनी के अंदर स्मोकिंग अलाउ न करना, ये एक रूल है। प्रोसीजर मतलब किसी को काम को करने की प्रक्रिया, ये आमतौर पे स्टैंडिंग प्लान की कैटेगरी में आते हैं। बजट हमेशा सिंगल यूज प्लान होता है जो न्यूमेरिकल टर्म्स में ही होता है। अब देखिए यहां पर कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस का है, इसमें से कौन सा रेशियो सही है? देखिए पीवी रेशियो का पहला फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100, बिल्कुल सही है। दूसरा फॉर्मूला पीवी रेशियो का चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स इनटू 100 लगाए चाहे ना लगाए, ये दोनों ही फॉर्मूले बिल्कुल सही है। तो आंसर होगा सी, बोथ ए एंड बी। ये दोनों प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो का फॉर्मूला निकालने के लिए यूज होते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इंडेक्स नंबर जो आधार वर्ष है, इंडेक्स नंबर में हम हमेशा अपने करंट ईयर के आंकड़ों को हमेशा हम बेस ईयर के आंकड़ों से कंपेयर करते हैं। बेस ईयर का इंडेक्स नंबर हमेशा 100 होता है। मान लेते हैं कि बेस ईयर में कोई चीज 100 है और करंट ईयर में वो 150 है, मतलब इसमें 50% की वृद्धि हो गई है। इंडेक्स नंबर हमेशा परसेंटेज में इंक्रीज या डिक्रीज को शो करता है। करंट ईयर को बेस ईयर से कंपेयर करते हैं, बेस ईयर का इंडेक्स नंबर 100 लिया जाता है। इसका उत्तर होगा डी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग को और किस नाम से जानते हैं? देखिए आमतौर पे हम लोग जो भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग करते हैं वो एक्रूअल बेसिस पर करते हैं, मतलब प्रॉफिट या एक्सपेंसेस को कैश के बेसिस पर नहीं, एक्रूअल के बेसिस पर नोट करते हैं। अगर कोई इनकम करेंट ईयर से रिलेटेड है, जैसे हमने गुड्स करेंट ईयर में सेल किया, पैसा नहीं भी मिला, उसको करेंट ईयर की ही इनकम में शो करेंगे। अगर करेंट ईयर में 12 महीने में 10 महीने का रेंट दिए हैं, 2 महीने का रेंट बाकी है, फिर भी हम एक्सपेंस में 12 महीने का रेंट शो करेंगे बिकॉज ऑफ एक्रूअल कॉन्सेप्ट। और एक्रूअल का ही दूसरा नाम है मर्केंटाइल, और कुछ ये नहीं है। मर्केंटाइल सिस्टम को ही एक्रूअल सिस्टम बोलते हैं। हाइब्रिड सिस्टम एक्रूअल और कैश सिस्टम का मिक्सचर होता है, उनके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे आगे। इनकम टैक्स के मुताबिक सुपर सीनियर सिटीजन कौन होता है? देखिए 60 प्लस वाले सीनियर सिटीजन होते हैं और 80 साल के ऊपर जो होते हैं सुपर सीनियर सिटीजन। 80 साल के मुताबिक इनकम टैक्स आपको सुपर सीनियर सिटीजन मान लेता है, उनके लिए कुछ अलग से प्रावधान इनकम टैक्स एक्ट में दिए गए हैं। उसके बाद है गॉसेंस फर्स्ट लॉ, किसको बोलते हैं? देखिए लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, सीमांत उपयोगिता का ह्रास का नियम ही गॉसेंस फर्स्ट लॉ होता है। गॉसेंस सेकेंड लॉ बोला जाता है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। एच गॉसेन नाम के एक फेमस इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहली बार घटती उपयोगिता ह्रास नियम का सिद्धांत दिया था। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में इन्होंने बताया था कि जब आप किसी एक वस्तु का लगातार कंजम्पशन करते जाते हैं तो उसके हर अगले यूनिट से मिलने वाली यूटिलिटी गिरती जाती है। संग में कुछ एजम्पशंस थे जो आपको मानने पड़ेंगे, तब ये आपका यूटिलिटी एनालिसिस सही बैठेगा अकॉर्डिंग टू गॉसेन। तो ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अगले क्वेश्चन पर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कॉन्केव क्यों होता है? देखिए ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है जिसको और भी बहुत नामों से जानते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी बोलते हैं। इसमें हम ये मानते हैं कि हमारे पास जो भी रिसोर्सेज मौजूद हैं उनसे हम 2 ही कमोडिटी बना सकते हैं। रिसोर्सेज फिक्स्ड हैं और टेक्नोलॉजी भी चेंज नहीं हो रही है। इसमें मान लेते हैं एक है कमोडिटी ए, एक है बी, और ये इस तरीके से होता है जिसको कॉन्केव शेप बोलते हैं। ये कॉन्केव क्यों होता है? ये देखिए मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इंडिफरेंस कर्व उदासीनता वक्र से जुड़ा है, इससे कोई उसका मतलब नहीं है। इसका आंसर है इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अगर ये डिक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती तो इसका शेप कॉन्वेक्स हो जाता।
आपने इंडिफरेंस कर्व पढ़ा है। इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स होता है क्योंकि उसमें डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता है। अगर इसमें इंक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन हो जाए तो इसका शेप भी ऐसा हो जाएगा। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का शेप कॉन्केव इसलिए होता है क्योंकि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्रीज कर रही होती है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इसमें से फॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क कौन है? देखिए, कंपनी में फॉर्मल कम्युनिकेशंस भी होते हैं, इनफॉर्मल भी होता है। अनौपचारिक कम्युनिकेशन के बहुत सारे अलग अलग चैनल्स हैं और फॉर्मल के भी हैं, जिनके बारे में मैंने एक पूरा क्लास तैयार किया है। फिलहाल आपको यहां उत्तर देखना है। गॉसिप चेन और प्रोबेबिलिटी चेन, ये दोनों इनफॉर्मल अनौपचारिक संदेश वाहन के रूप में यूज होता है, तो ये दोनों उत्तर नहीं है। ऑल ऑफ दीज हो नहीं सकता। इसका उत्तर है सिंगल स्ट्रैंड, 1-to-1 कम्युनिकेशन इसका उत्तर है। आज के आखिरी प्रश्न पर बढ़ते हैं। अकाउंटिंग रेशियो को किस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं? देखिए, प्योर रेशियो ऐसे लिखते हैं 2:3, 3:4, ये प्योर रेशियो का उदाहरण हो गया। परसेंटेज भी होता है, जैसे नेट प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, हम लोग परसेंटेज में भी लिखते हैं। जितने टर्नओवर रेशियो है, इन्वेंट्री टर्नओवर, डेटा टर्नओवर, उसको हम नंबर ऑफ टाइम्स में लिखते हैं, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स। तो इसका उत्तर है ऑल ऑफ दिस। देखिए, आज हम लोगों ने जल्दी जल्दी बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस किए और इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको भी डिस्कस किया। उनको आप जरूर से देखिएगा। जो भी टॉपिक्स हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, इंडिफरेंस कर्व है, इन सब से जुड़ा हुआ मैंने थ्योरी क्लासेस भी तैयार किया है, वो बहुत जल्दी आपको मिलेगा। अगर आपको ये क्लासेस अच्छी लगी हो तो इसको कंटिन्यू करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले 25 क्वेश्चन 101 से लेके 125 तक मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और इसी तरीके से देखते रहिए और अपने एग्जाम्स की तैयारी करते रहिए। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।